नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे संसद में दिए अपने बयान पर क्यों फंसे संजय राउत, सीएम हाउस में काला जादू पर क्यों मचा है बवाल, मुस्लिम संगठन को क्यों बैन करने की हो रही है मांग और क्यों मुश्किल में फंसे शरद पवार और धनंजय मुंडे पर अब क्या लगे हैं नए आरोप। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सदन में बोला झूठ, अब होगा बड़ा एक्शन। एकनाथ शिंदे पर काला जादू करने का आरोप, सीएम हाउस में दफनाए गए भैंसों के सिंह, संजय राउत के बयान पर आई फडणवीस की सफाई। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार से पूछा सवाल, कहा अडानी को धारावी सौंपने का खर्च मुंबई कर क्यों उठाए। महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन इज्तिमा पर लगेगा बैन, मंत्री नीतीश राणे ने उठाया बड़ा कदम। अजित पवार के मंत्री धनंजय मुंडे पर लगा एक और बड़ा आरोप, अब कृषि विभाग में घोटाले का दावा। खबरों में सबसे पहले बात संजय राउत पर बड़े एक्शन की। संजय राउत अपने बयानों से सियासी घमासान खड़ा करने में महारत हासिल कर चुके हैं, जिससे वो कई बार कई मुश्किलों में फंस चुके हैं। वो अक्सर अनाप शनाप बयान देते हैं और कई बार पकड़े भी जाते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए संजय राउत अक्सर वो भी बोल जाते हैं जो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। इसी कड़ी में संजय राउत ने संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिस पर उनकी राज्यसभा की सदस्यता तक जा सकती है। दरअसल सदन में बहस के दौरान संजय राउत ने कहा कि कुंभ में हुई भगदड़ में 2000 लोगों की जान गई और योगी सरकार आंकड़े छिपा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं, जिस पर उपसभापति हरिवंश ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप फिगर नहीं बता सकते, आपको इसके लिए सबूत देने होंगे, तथ्य यहाँ पर और आंकड़े आपको पेश करने होंगे। जिस पर संजय राउत ने कहा कि वो सबूत देने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये बयान मंगलवार को दिया था। अब इसको लेकर सबूत देने की मांग की जा रही है और वो चौतरफा घिर चुके हैं, जिससे साफ है कि उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने से उन्हें रोका जा सकता है, या फिर संजय राउत को अपने बयान को सच साबित करने के लिए तथ्य और आंकड़े देने होंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि संगम नगरी प्रयाग में चल रहे महाकुंभ में मची भगदड़ पर राजनीति तेज है। विपक्ष इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा है। इस घटना को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में राजनीतिक दलों के वीवीआईपी मूवमेंट और नेताओं को दूर रहना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है और ये एक पवित्र संयोग है। सरकार और प्रशासन को पता था कि महाकुंभ में भीड़ होने वाली थी। वो बताते थे कि 10 से 20 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे आंकड़े बताकर उन्होंने महाकुंभ मेले की राजनीतिक मार्केटिंग शुरू की और जो हुआ वो एक राजनीतिक हादसा है। इसके लिए राजनेता और योगी मोदी सरकार का वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। जिस तरह से वहां पूरी व्यवस्था वीआईपी के पीछे लगी रही, जिसके चलते आम श्रद्धालुओं का ख्याल नहीं रखा गया। ये बयान दिया, लगातार वो कुंभ पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्यसभा में दिए उनके बयान को लेकर अब उनके खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो चुकी है। और खबरों में अब बात सीएम हाउस में काले जादू की। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर दावा किया था कि वो अपने सरकारी आवास वर्षा में अंधविश्वास की वजह से नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा बंगले में काला जादू अनुष्ठान किया गया। नासिक में बोलते हुए संजय राउत ने दावा किया कि इस अनुष्ठान की वजह से ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पद संभालने के बाद से अब तक इस बंगले में जाने से परहेज किया है। हालांकि इसको लेकर अब देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंधविश्वास की वजह से मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाने के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वो अपनी बेटी की बोर्ड एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद वो वहां जाएंगे। संजय राउत के दावों को खारिज करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, एकनाथ शिंदे के खाली करने के बाद मैं वर्षा बंगले में चला जाऊंगा। कुछ छोटी मोटी मरम्मत भी की जा रही है। इस बीच मेरी बेटी जो कक्षा 10वीं में है, उसने अनुरोध किया है कि हम उसकी परीक्षाओं के बाद ही शिफ्ट हों। यही वजह है कि मैं अभी तक वहां नहीं गया हूं। संजय राउत के मुताबिक फडणवीस का ये कहना है कि अगर मैं वहां शिफ्ट हो भी जाता हूं तो मैं भी रात नहीं बिताऊंगा। सांसद संजय राउत ने कहा था, एकनाथ शिंदे की कामाख्या मंदिर यात्रा के दौरान गुवाहाटी में जिन भैंसों की बलि दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास
वर्षा के परिसर में दफनाया गया था ताकि मुख्यमंत्री का पद शिंदे के अलावा किसी और को ना मिले। संजय राउत ने दावा किया कि हालांकि हम इस तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते, लेकिन वर्षा के जो कर्मचारी हैं उनके बीच होने वाली कानाफूसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी संजय राउत ने एक बार फिर एक तरह का बयान देकर एक बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया, उन्होंने साफ कहा है कि इस बयान में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने पूरी तरह से इस बयान को खारिज कर दिया। खबरों में आगे का रुख करते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे बार बार धारावी को लेकर सीएम फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के लोगों को धारावी में अडानी ग्रुप ने जमीन अधिग्रहण के लिए फंड देने के लिए मजबूर किया है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की और जिसमें उन्होंने लिखा है, मुंबई करों को अडानी समूह को धारावी भूमि अधिग्रहण के लिए फंड क्यों देना चाहिए। पिछले हफ्ते बीजेपी के संचालित राज्य सरकार ने बीएमसी को देवनार डंपिंग ग्राउंड की सफाई पर खर्च करने के लिए कहा। इस पर बीएमसी को करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उन्होंने आगे लगाया कि बीएमसी की आपत्तियों के बावजूद देवनार की भूमि पहले ही अडानी ग्रुप द्वारा हड़प ली गई थी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बीएमसी बजट में एक नए प्रस्ताव किए। उन्होंने कहा कि कल बीएमसी बजट में इस खर्च को छिपाने के लिए हर घर पर कचरा संग्रहण शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मुंबई करों को इस भूमि अधिग्रहण का खर्च क्यों उठाना चाहिए। ठाकरे ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि मुंबई करों को इस जमीन के हड़पने के लिए जबरदस्ती पैसे क्यों देने चाहिए। क्या मुंबई करों को इस योगदान के बदले धारावी में मुफ्त घर मिलेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने भी नवंबर 2024 में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के लोग अपनी सरकार से वंचित हैं और दावा किया कि मौजूदा सरकार ने धारावी को अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धारावी के पुनर्विकास परियोजना पर गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि धारावी में करीब 2 लाख लोगों को घर मिलेंगे। अगस्त 2024 में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से यह आश्वासन मांगा था कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में धारावी में बनाई जा रही नई इमारतों को इसके लोगों को आवंटित किया जाएगा। धारावी बचाओ आंदोलन को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा था कि सरकार धारावी से हमारे धारावीकरों को नहीं हटा पाएगी। जुलाई 2024 में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गौतम अडानी को दिए गए धारावी पुनर्विकास टेंडर की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी मुंबई को अपनी पहचान खोने और अडानी सिटी में बदलने नहीं देगी। यानी धारावी को लेकर भी सियासी घमासान बचा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष यहाँ पर उसको लेकर जवाब दे रहा है। यानी वार पलटवार का दौर अभी जारी है धारावी को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्री नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर इस्तिमा मुस्लिम संगठन पर बैन लगाने की मांग की है। दरअसल इस्तिमा मुस्लिम संगठन के एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने का आरोप लगा था और हिंदू युवक के साथ हिंसा की गई थी। मंत्री नीतीश राणे ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार से कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि खारघर में आयोजित इस्तिमा मुस्लिम संगठन के कार्यक्रम में मुसलमान समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे और नीतीश राणे का आरोप है कि इस आयोजन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसके बाद वहां मौजूद मुस्लिम युवाओं ने हिंदू समुदाय के युवक के खिलाफ हिंसा की। मंत्री नीतीश राणे ने बताया कि हिंसा के बाद एक हिंदू युवक की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए, जिसको लेकर नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा और आग्रह किया था कि इस्तिमा पर फौरन बैन लगाया जाए, क्योंकि इनके कार्यक्रमों में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री से ये भी मांग की है कि खारघर में हुए इस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक जांच टीम बनानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कार्यक्रम में कौन लोग शामिल थे और ऐसा क्या भड़काऊ भाषण दिया गया था जिसकी वजह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस जांच से साफ हो जाएगा कि इन घटनाओं के पीछे किसकी भूमिका थी। और खबरों के आखिर में बात धनंजय मुंडे की। सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे पर एक और गंभीर आरोप लगा है। एंटी करप्शन कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का आरोप है कि पिछली एकनाथ शिंदे सरकार में
एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के कृषि मंत्री रहते हुए विभाग में 88 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और इसका जवाब देते हुए मौजूदा सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मुंडे ने अंजलि दमानिया के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। धनंजय मुंडे ने दावा किया है कि अंजलि दमानिया ने जिस निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाया है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। उनके विभाग ने किसानों को बाजार दर से कम कीमत पर नैनो उर्वरक उपलब्ध कराया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में अपने सहयोगी वाल्मीकि कराट की गिरफ्तारी को लेकर धनंजय मुंडे पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब एक और घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा है, लेकिन उन्होंने इस आरोप को लेकर भी सफाई दी और कहा है कि ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है। इधर अजीत पवार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो धनंजय मुंडे से इस्तीफा ले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कहा है कि वो उनके कोटे से मंत्री हैं और धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना है या नहीं लेना, ये फैसला अजीत पवार को लेना होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।